चलिए, साप्ताहिक रूप से बनने वाली इस डाउट सॉल्विंग क्लास में हम आपका अभिनंदन करते हैं। इस वीक में हम लोग जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें से जिन क्वेश्चंस को सेंट्रलाइज किया गया है, जिन क्वेश्चंस को हमसे सॉल्व करने के लिए वीडियो क्लास में कहा गया है, उन क्वेश्चंस को और आप सबकी जो जिज्ञासाएं हैं, आप सबकी जो क्वेरीज हैं, उनको वन बाय वन हम आज लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम जहाँ से भी आपको जितनी क्विजेस मिली हुई हैं पूरे इन 6 डेज़ और 5 डेज़ में, उन क्विजेस से जो क्वेश्चंस आपने सजेस्ट किए हैं कि नहीं इन्हें सॉल्व कराया जाए, इन्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाए, तो हमने उन प्रश्नों को लिया है। आप ज़रा उसे ध्यान से देखिएगा और इन सवालों को आप नोट भी करते चलिएगा वन बाय वन करके। तो एक क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड था जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो आप में से किसी ने कहा था कि नहीं ये फिगर वाले क्वेश्चंस दोबारा करवा दीजिएगा। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, एक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना, इन सभी प्रश्नों को दोबारा करने के लिए कहा गया था। तो आइए हम एक प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को हमने इसलिए भी लिया है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा किसी अलग स्टेप का यूज किया था। अब वो स्टेप्स आप में से कितने लोग ध्यान रखे हैं और कितने नहीं, इसलिए मैंने इस सवाल को ले लिया है। ये 5 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये फिर 5 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर ये 5 ओम रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर ये 5 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये फिर 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम रेजिस्टेंस है। ये कहीं ए था और ये बी था। हमें ए और बी के बीच वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन को जब हमने आपकी क्लास में सॉल्व कराया था, जब आपकी क्विज के समय जब हमने सॉल्व कराया था, तो उसमें हमने नॉर्मली ये बात दिखाई थी, यहाँ पे करंट जा रहा है और ये करंट यहाँ 2 हिस्सों में बट जाएगा और 5 ओम 5 ओम 5 ओम है, 5 ओम 5 ओम 5 ओम है। इसका मतलब यह भी है कि जितना करंट होगा वो दोनों भागों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा भी हमने बताया था। दूसरी बात ये है, चूँकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, इसलिए ये कंफर्म है कि ये और ये दोनों समांतर कंबाइंड है, अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन है इस 2 वोल्ट के साथ में। इसका सेंस ये है कि इधर भी 2 वोल्ट टोटल आएगा, इसमें तीनों को मिला करके, और इसमें भी तीनों को मिला करके 2 वोल्ट ही आएगा, राइट। यानी अगर हम यहाँ का करंट पूछें तो हम कह सकते हैं 2/15 एम्पियर, और यहाँ का भी अगर हम करंट पूछें तो हम कह सकते हैं 2/15 एम्पियर। ओके, और देखो इक्वली करंट आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमने ये बात देख लिया कि 2/15 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में जा रहा है। अगर हम इस पॉइंट को P मान लें तो इस P और B के बीच में कितना वोल्टेज होगा, अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो हम कहते हैं VP माइनस VB। अच्छा, हमने VP माइनस VB क्यों किया, VB माइनस VP क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए क्योंकि करंट ऑलवेज गो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, इसलिए हमने VP माइनस VB किया हुआ है। और I कितना I है पूरे सर्किट में, हर जगह यहाँ हर जगह 2/15 है, और P से B तक कितने रेजिस्टेंस लिए गए हैं, 2 रेजिस्टेंस। तो इस तरह से ये वोल्टेज आता है 4/3 वोल्टेज। अब ठीक है, ऐसे यहाँ पर बात कर लेते हैं VP माइनस VA के लिए, VP माइनस VA के लिए। तो VP माइनस VA में करंट 2/15 फिर काम कर रहा है और रेजिस्टेंस इस समय केवल एक है P और A के बीच में। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VP माइनस VA दैट विल बी
2/3, ये 4/3 है और ये 2/3 है। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है 4/3 का, क्योंकि दो रेजिस्टेंस आ चुके हैं, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 2/3 का। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा देंगे। तो जब आपस में इन्हें हम घटाएंगे तो ये आएगा VB माइनस VA इक्वल टू 4/3 माइनस 2/3 इक्वल टू 2/3 वोल्टेज। यही हमारा आंसर आ रहा था, और ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, आइए उसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में एक इधर बैटरी बनी हुई थी ऐसे, और ये हमारा रेजिस्टेंस था। ये V वोल्टेज की बैटरी है, ये R रेजिस्टेंस है। यहाँ पर फिर एक बैटरी लगी हुई है V वोल्टेज की, और यहाँ एक कैपेसिटर को यूज किया गया है, C कैपेसिटर लगा है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसके नीचे एक 2 वोल्ट की बैटरी और लगाई गई है ऐसे, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R, और वोल्टेज इसका 2V है ऐसे। हमसे ये पूछ रहा था, बताइए संधारित्र के सिरों पर कितना विभवांतर होगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा अक्रॉस द कैपेसिटर। इस पर हमें विभवांतर बताना है। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि 10+2 में ऐसा एग्जाम्पल हम कराते तो हैं, लेकिन 10+2 में ऐसा एग्जाम्पल जब हम कराते हैं तो उस कैपेसिटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर किताबों में तो मिलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर के साथ एक बैटरी लगी हुई है, यानी उसका भी अपना कोई वोल्टेज है। दूसरी चीज़, हम ये बात बिल्कुल बहुत ठीक से जानते हैं, बहुत रटी बात है कि कैपेसिटर में डीसी करंट नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट होता है और डीसी करंट इसमें फ्लो नहीं होता है, बल्कि ये चार्ज हो जाता है डीसी करंट जाने पर। तो हम उसको छोड़ देंगे। हम यहाँ ध्यान से देखेंगे PQOS में अगर हम देखें तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों की ध्रुवता उल्टा लगी है। आपको दिख रहा होगा। R और 2R दोनों सीरीज में कंबाइंड है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर के साथ में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा भी होता तो भी हम उसकी चर्चा ना करते, क्योंकि वो उस समय काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम यहाँ पे कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया है? हमारा आया है 3R। ठीक, इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट EMF, तो देखिए आप, ये प्लस और ये प्लस, दोनों के प्लस प्लस जुड़ रहे हैं, मतलब उल्टा कनेक्शन है। तो ये होगा 2V माइनस V, दैट विल बी ओनली V। ओके, तो करंट निकाल लीजिए। यहाँ पे सर्किट में कितना करंट जा रहा होगा? तो करंट जा रहा होगा I इक्वल टू V/3R, ये करंट जा रहा है। अब अगर हम इस सेल का वोल्टेज निकालें या इसका वोल्टेज निकालें, ये चूँकि पैरेलल है इसलिए इन दोनों पर वोल्टेज इक्वल आएगा, और ये भी पैरेलल है इसलिए इस पर भी इक्वल वोल्टेज आएगा। ओके, तो हम इस पर अगर हम वोल्टेज निकालें तो E इक्वल टू V+IR, पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद जो बचता है वो बचता है V इक्वल टू E माइनस IR, और E की वैल्यू है इस समय 2V माइनस I की वैल्यू है V/3R, और R की वैल्यू है 2R। ये कैंसिल हो जाता है, 2V माइनस 2V/3, दैट विल बी 4V/3। ये 4V/3 इस तरह से पोटेंशियल है, और ये उसके एपोजिशन में आपको दिख रहा होगा, उल्टा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे एक पूरा वोल्टेज चेक करें तो पूरा वोल्टेज होगा V,
देखिए जैसे आपने ये निकाला 2v माइनस 2v/3, आपका आंसर आया 4v/3, आपने उसकी भी दिशा डिसाइड कर दी। जबकि हम लोग ईएमएफ के लिए या वोल्टेज के लिए पढ़ते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमने उसकी भी डायरेक्शन डिसाइड कर दी। तो डिसाइड बहुत आसान है। और हम आपको यह भी बताएं कि ये भ्रम थोड़ा दिमाग से हटाइएगा कि वोल्टेज एक अदिश राशि है, वो पढ़ने तक ठीक है। उसका जब आप एप्लीकेशन किरचॉफ के नियम में अल्टरनेटिंग करंट में करेंगे तो बहुत बार वो आपको लगेगा कि वोल्टेज और करंट इज बिहेविंग एज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, जबकि हैं वो स्केलर्स, लेकिन वो वहाँ अप्लाई ऐसे होंगे जैसे वो वेक्टर की तरह काम कर रहे हों। और आगे के प्रोफेसर्स ऐसे समझाते भी हैं कि नहीं ये वेक्टर ही हैं, वहाँ पर वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली वो आई है 2v माइनस 2v/3 दैट इज़ 4v/3, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका प्रभाव ज़्यादा है और इसकी दिशा क्या है, प्लस वाली, तो इसका परिणाम इधर जाएगा। कितना जाएगा परिणाम, 4v/3। तो वही परिणाम इधर भी होगा 4v/3। हालांकि ये दिशा हमें दिखानी नहीं चाहिए, समझाने के लिए हम दिखा रहे हैं। तो 4v/3 इधर है और v इधर है, तो दोनों अपोजिशन में आएंगे। तो जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 4v/3 माइनस v एंड v/3, और वो भी रिजल्टेंट इधर होगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा v/3। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी एक खूबसूरत सवाल है, बिल्कुल शानदार तरीके का। ये 20 वोल्ट है, ये 3 ओम रजिस्टेंस है, ये 2 ओम रजिस्टेंस है, ये एस है, ये अर्थिंग कनेक्टेड है, ये 4 ओम है and this is 5 volt. In this figure we have to calculate the total current when S is closed, जब हम स्विच S को बंद करते हैं। पहली चीज़ तो फिजिक्स की भाषा में स्विच को बंद करने का मतलब स्विच ऑन करना होता है। तो अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो ये चूँकि ग्राउंड है, यानी यहाँ का वोल्टेज 0 हो जाएगा, और चूँकि सबसे लोवेस्ट स्टेज यही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का करंट इधर आना है, यहाँ का करंट भी इधर आना है, यानी ये दोनों करंट यहाँ ऐड हो जाने हैं। डन। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इधर का करंट आ रहा है तो ये जो वोल्टेज होगा, ये माना कि V है, और ये V 20 से कम होगा और 5 से भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि करंट ऑलवेज गो फ्रॉम हायर पॉइंट टू या हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो, यहाँ पे जो वोल्टेज पैदा हुआ है वो इससे और इससे दोनों से छोटा है। अगर मान लीजिए इससे बड़ा हो भी जाता है तो फिर करंट की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं। तो एट पॉइंट P अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, what will happen in this figure? I1 plus I2 equal to I3। I इक्वल टू होता है वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, अर्थात V अपॉन R। तो V बल्कि V1 माइनस V2 होता है, जो यहाँ पर होगा 20 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस 3 प्लस यहाँ होगा 5 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस 4 इक्वल टू V माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस 2। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली कितना आता है उसे देख लेते हैं। इधर का एलसीएम हमारा 12 आएगा, ये 80 माइनस 4V
और ये प्लस 15 माइनस 3v इक्वल टू v/2, ये 6 उधर चला जाएगा। 1 मिनट प्लीज़। देख लेते हैं एक बार इसकी वैल्यूज़, कोई गलत वैल्यू तो हमने नहीं ली है क्वेश्चन में। वैल्यू हमने क्वेश्चन में गलत ले ली है और ये 2 ओम है। तो 20 माइनस v/2 दैट विल बी 2 प्लस 5 माइनस v/4 इक्वल टू v/2। सॉरी, वहाँ पे आप 2 लिखें क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया था बोर्ड पे। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं नॉर्मली तो इसका एलसीएम, या आप ऐसा करें इसको इधर ले आएँ, इसको उधर भेज दें, तो 20 माइनस v/2 इक्वल टू v-5/4। ये उधर जाएगा तो ये v वाला प्लस का और ये 5 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये 20 माइनस 2v/2 में से 2 कॉमन हो जाएगा और ये 10 माइनस v ऊपर हो जाएगा, v-5/4। 40 माइनस 4v इक्वल टू v-5। ये 45 होगा और ये 5v होगा एंड v इक्वल टू 9 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे जो आया है वो 9 वोल्ट आया है। इसका मतलब हमारा ये मानना, यहाँ पर जो करंट आएगा, यहाँ पर से इधर करंट आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आप वहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वही आएगा। अब देखो, सर्किट में हमें टोटल करंट बताना है, आपको लगाने के हम 2 लॉजिक बता रहे हैं। सर्किट में आपको टोटल करंट बताना है, आपको इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के 2 स्टेप्स बता रहे हैं। पहला स्टेप ये है कि आप इसमें फॉलो करा दीजिए। 20 माइनस 9 अपॉन 2 प्लस 5 माइनस 9 अपॉन 4। तो ये हमारा आ गया 11/2 माइनस 4/4 1, और ये आएगा हमारा 5.5 माइनस 1 दैट इज़ 4.5 एम्पियर। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने पहले भी कहा था कि हो सकता है ये वोल्टेज ज़्यादा हो और इधर करंट आने का चांस ना हो, तो हम लगा लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये ज़्यादा वोल्टेज है और उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और इसके अन्य मायने हैं, वो मायने बाद में समझाए जाएंगे कभी। अब इसका मतलब समझ लीजिए, एक तो ये स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि हम जान रहे हैं कि इधर का और इधर का दोनों का करंट इसी पॉइंट पे आना है, क्योंकि लोवेस्ट वोल्टेज पे यही पॉइंट है। तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में I3 निकाल दें, जो कि I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, अपॉन 2, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4.5 एम्पियर, राइट। 4.5 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो करंट, जो टोटल एम्पियर आ रहा है दैट इज़ 5.5, जो कि ये दे रहा है, लेकिन इसमें -1 एम्पियर करंट जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए -1 एम्पियर करंट आने के कारण इसमें 1 एम्पियर करंट डाउन हो गया है और 4.5 आया है। डन, ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में फिर एक फिगर है, उस फिगर पर भी हम काम करते हैं।
और यहाँ पे 9 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है, ये बैटरी, और हमें 4 ओम में करंट बताना है कि कितना करंट 4 ओम में सप्लाई हो रहा है। देखो, एक प्रश्न हमसे पूछा गया था, जिस प्रश्न में ये कहा गया था कि सर हमें रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा अभ्यास या थोड़ी अन्य क्वेश्चंस ले लीजिए। तो मैं आपको बस एक बात बोलूँगा कि रेजिस्टेंस के इतने कॉम्बिनेशन हैं कि बिना अभ्यास के कुछ संभव नहीं है। पिछली बार लेक्चरर का एग्ज़ाम अगर किसी ने दिया हो तो एक इतना छोटा सा सवाल आया था जिसका वोल्टेज या करंट की वैल्यू 0 आने वाली थी, और हमारे परिचित बहुत IIT मुंबई से जो है उन्होंने MSc किया हुआ है फिजिक्स में और लेक्चरर हैं वर्तमान में, उनका वो क्वेश्चन गलत हो गया था, मेरा भी वो क्वेश्चन गलत हो गया था, जबकि वो बहुत आसान था। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा सर का डायरेक्ट क्वेश्चन लिया हुआ वहाँ रखा हुआ था। घर आने पे पता चला कि नहीं, और वही क्वेश्चन बहुत आसान था, एकदम आसान था। इक्विपोटेंशियल बन रहा था, वोल्टेज डिफरेंस 0 था, करंट नहीं जाएगा, लेकिन वो चीज़ वहाँ दिमाग नहीं काम करी, ऐसा फिगर बना हुआ था। तो इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। हम इसके और सारे टाइप्स डालेंगे, जो मिरर टाइप्स हैं, ट्रायंगल टाइप्स हैं, है ना, डेल्टा फंक्शन जो एक मतलब स्टार डेल्टा फंक्शन से जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कराते चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे करंट फ़िलहाल आई जाने वाला है, यहाँ आई जा रहा है, यहाँ अभी तक यहाँ आई जा रहा है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आई डैश, बचा हुआ करंट इधर है आई माइनस आई डैश, और यहाँ हर जगह आई डैश ही जाएगा और कोई ब्रांच नहीं होने वाली है। तो ये आई डैश, इस जंक्शन पर इधर कौन आ रहा है, आई माइनस आई डैश, इधर कौन आ रहा है, आई डैश, यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे और टोटल फिर आई करंट बनाएंगे। एक बात आपको समझ आ रही है, करंट जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है समझ जाइए वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड करंट जहाँ जहाँ जा रहा हो इक्वल अमाउंट में, समझ जाओ वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे आई डैश आई डैश आई डैश, मतलब इस पूरे को सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ में इसको सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि इसमें करंट आई है और इसमें करंट आई डैश है। तो इसको डायरेक्ट आप सीरीज में लगा सकते हैं, 4 2 6 2 8 ओम। तो अगर एक नेक्स्ट फिगर हम इसका बनाएं, इसी को साफ करके, तो ये सब हटाया जा सकता है, पूरा इतना पूरा हटाया जा सकता है, और इसकी जगह पे हम डायरेक्ट एक 8 ओम लगा सकते हैं, 8 ओम लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखना, अगर इस 8 ओम का हमें वोल्टेज या इस 8 ओम का हमें करंट मिल गया तो समझ जाओ हम आगे वाला करंट भी बता ले जाएंगे, वो हम अभी बता रहे हैं थोड़ी देर में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बस 2 जगहों पे, फिर यहाँ मिल जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों, चूँकि यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड करंट और कहीं नहीं है, बस इसी 2 जगहों पर है, इसका मतलब हम इन्हें पैरेलल सॉल्व कर सकते हैं, और 8 ओम पैरेलल सॉल्व करके 4 ओम बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको भी हटा सकते हैं और ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 4 ओम। अब देखो करंट डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो टोटल करंट होगा दैट विल बी 4 + 3 + 2, दिस इज़ 9 ओम, सॉरी रेजिस्टेंस टोटल, और टोटल करंट होगा 9/9 1 एम्पियर। यानी इस पूरे सर्किट में 1 एम्पियर का करंट जाने वाला है। अब आइए उस अपने फंडामेंटल फिगर में आते हैं। सर्किट में जो करंट आया है वो 1 एम्पियर आया है। ये हमारा 9 वोल्ट है, थ्री ओम, 2 ओम, 8 ओम, और हम अगर इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लगा दें तो ये पूरा 8 ओम था। ठीक, यहाँ से टोटल करंट कितना निकला, यहाँ से टोटल करंट निकला I = 1 एम्पियर। अच्छा, अगर I = 1 एम्पियर निकला है
तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर का वोल्टेज 3 वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पूरा करंट इसमें जा रहा है। यहाँ जो भी जा रहा हो, वैसे तो मैं सच बोलूँ तो यहाँ करंट 50-50 हो गया है, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हैं, बराबर है, तो करंट भी बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि 3 वोल्ट कंज्यूम हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी पूरा करंट आएगा, इन दोनों से मिलके पूरा करंट आएगा। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज कंज्यूम होगा, I इंटू आर से लगाइए, 2 इंटू 1 2 वोल्ट, 3 यहाँ खर्चा हुआ, 2 यहाँ खर्चा हुआ, 5 वोल्ट खर्चा हो गया है, 4 वोल्ट बचेगा, यानी 4 वोल्ट इसमें जाएगा। अब चूँकि 4 वोल्ट इसमें जाएगा और इसके पैरेलल में है तो इसमें भी 4 वोल्ट जाएगा। और अगर इसमें 4 वोल्ट जाएगा तो इस सर्किट का हम करंट बता सकते हैं, कितना बताएंगे, I इक्वल टू V अपॉन आर, 4/8 1/2 0.5 एम्पियर। अब जरा चलिए, इस 8 ओम का निर्माता कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ 8 ओम, किसने इस 8 ओम को बनाया है। तो ये 8 ओम निर्मित हुआ है 2, 4 और 6 से, 2 ओम ऐसे, 4 ओम ऐसे और 2 ओम ऐसे, 2 4 6 नहीं, 2 4 2, 2 4 2, 4 2 6 2 8, इसी का निर्माण ही तो ये है। तो अगर इसमें 8 ओम में करंट 0.5 है तो इस पूरे सर्किट में चूँकि सीरीज में करंट इक्वल होता है, इसमें सब में 0.5 एम्पियर जाएगा। सो द आंसर विल बी 0.5 एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था और ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही चाहिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक 6 वोल्ट की सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। और दूसरी सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 8 ओम है। इस सेल का नाम X है, इस सेल का नाम Y है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है जिसका वैल्यू है 10 ओम। वोल्टेज अक्रॉस Y के सिरों पर विभवांतर, Y के सिरों पर विभवांतर। वोल्टेज अक्रॉस Y, ओके। दोनों की पोलैरिटी एक जैसी दिख रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसके प्लस से इसका माइनस है, मतलब सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इक्विवेलेंट EMF निकालें तो आप क्या बोलेंगे, 10 वोल्ट है ना। टोटल रेजिस्टेंस अगर हम आपसे पूछें तो आर इंटरनल आर एक्सटर्नल सबको जोड़ लीजिए, सब सीरीज में है, टोटल 20 ओम आ जाएगा। तो फ्लो करंट इन द सर्किट में कितना करंट टोटल फ्लो हुआ, दैट विल बी I इक्वल टू V अपॉन आर, और V हमारा दोनों जुड़े हुए हैं तो 10/R 1/2 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन। अब हमें Y पर काम करना है। Y पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्यों होगा पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है विभव पतन होना। क्यों विभव पतन होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए विभव पतन होगा। मूल रूप से 4 वोल्ट इसको देना चाहिए लेकिन ये नहीं देगा। यही कारण है कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि 12 वोल्ट आप लगाओगे तो कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, आउटपुट ही नहीं 12 का निकलेगा, है ना। इसलिए तो अगर हम अक्रॉस Y लगाएं, अक्रॉस Y हम कह सकते हैं E इक्वल टू V प्लस IR। E माने EMF 4 है, V पता नहीं है,
I 1/2 है और R 8 है, V इक्वल टू 0 वोल्ट। मतलब देर विल बी नो एनी सप्लाई, देर विल बी नो एनी अक्रॉस वोल्टेज एंड देर विल बी नो एनी वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द वाई सेल। वाई सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। ओके, तो ये सवाल हो गया। ऐसे सवालों को आप ज़रूर अभ्यास करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्क्वायर टाइप बना हुआ है फिगर में। ये क्वेश्चन हमने अपने संज्ञान से भी लिया है, क्योंकि मैंने देखा कि क्विज में बहुत लोगों का ये गलत था। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने इसीलिए ले लिया है। 15 एम्पियर ये करंट है जो कि टुवर्ड्स जंक्शन आ रहा है। यहाँ ऐसे सिंबल बना है, यहाँ ऐसे 8 एम्पियर लिखा हुआ है। इधर से फिर कोई करंट एंट्री कर रहा है, ये 5 एम्पियर लिखा हुआ है। और यहाँ से आई करंट निकल रहा है जिसकी हमें वैल्यू बतानी है। और इस सिरे से भी 3 एम्पियर का करंट इसमें एंट्री मार रहा है। और बस इतना ही चित्र बना हुआ है और आई की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 3 4 इसमें जंक्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन है। तीनों जंक्शंस पे हम किरचॉफ के नियम को 1 बाई 1 करके लगाएंगे। इस जंक्शन पे अगर आप लगाएं तो आप देख रहे हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करेंट्स। तो इनकमिंग करंट इस जंक्शन पे 15 एम्पियर है, इधर आउट गोइंग करंट 8 एम्पियर है। तो स्वाभाविक है कि इधर आउट गोइंग करंट 7 एम्पियर होगा। ये आउट गोइंग करंट है इसके लिए। लेकिन अगर इसी जंक्शन के लिए हम बात करें तो ये करंट आउट गोइंग नहीं है, अब ये करंट इनकमिंग है और ये भी करंट इनकमिंग है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ आउट गोइंग करंट बनेगा 10 एम्पियर। इधर आइए, 8 एम्पियर इसके लिए आउट गोइंग है, लेकिन इस जंक्शन के लिए इनकमिंग है, इसके लिए इनकमिंग है। यहाँ से इनकमिंग 5 की है, यहाँ से इनकमिंग 8 की है, यहाँ से 13 एम्पियर। अब इस जंक्शन को ध्यान से देखिए, ये इनकमिंग 10 है, ये इनकमिंग 13 है। टोटल करंट आने वाला है 13 + 10 = 23 एम्पियर। राइट, ये था। तो ये सरल सी बात थी, लेकिन समझाना था। आगे एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है, अल्टरनेटिंग करंट से पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि करंट इक्वेशन से संबंधित, जैसे सवाल आज हमने दिया था, I = IA sin ωt प्लस या I = IA cos ωt, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, IB cos ωt। करंट द कैलकुलेट द IRMS वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा करंट का? तो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि करंट का इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए I = I0 sin ωt + phi, ऐसा। और आप सब लोगों को ध्यान होगा 10th क्लास में जो लोग गणित पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन ऐसा बनाते थे, किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का समीकरण, ऐसा कुछ करके P = C/√a² + b² करके कोई इक्वेशन बनाते थे। अगर हम यहाँ पर, मैं वैसे तो थारोली इसको यहाँ नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट से गुणा भाग करा दूँ तो ये होगा √IA² + IB²। यहाँ होगा IA/√IB²
IA² प्लस IB² और साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ होगा IB अपॉन अंडर रूट IA² प्लस IB² कास ओमेगा टी। और अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊँ और इस इक्वेशन में इधर IA लिख दूँ, इधर IB लिख दूँ, इधर फाई बना दूँ, अंडर रूट IA² प्लस IB², ये होगा हाइपोटेनस की वैल्यू। और अगर मैं बारी बारी करके उनकी वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो क्या आने वाला है आप देखिए, I इक्वल टू अंडर रूट IA² प्लस IB² और अंदर क्या आने वाला है, बेस अपन हाइपोटेनस मतलब कॉस, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी, क्या बना है, ये बना साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो I इक्वल टू अंडर रूट IA² प्लस IB² साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कंपेयर कराइए, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ से आप पा रहे हैं I0 इक्वल टू आया है अंडर रूट IA² प्लस IB²। तो अगर I0 इतना आया है तो IRMS कितना आने वाला है, IRMS इक्वल टू I0/√2 होता है, तो 1/√2 IA² प्लस IB² पावर 1/2 या रूट लगा लीजिए, पहले बात वही है। क्या बात आपको समझ में आ गई? अब इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है, या ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे जल्दी लगाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि बस हम ये समझ पा रहे हैं कि I0 का मतलब होता है इन दोनों के गुणांकों के स्क्वायर का अंडर रूट IA² प्लस IB²। अब अगर I0 आ गया तो IRMS निकालने में कोई दिक्कत तो है नहीं, IRMS इक्वल टू I0 अपन अंडर रूट 2, बात बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न कैसे हल किए जाएं। तो देखिए आज की ही क्विज में हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें लिखा था V इक्वल टू 30 साइन 1000 t एंड I इक्वल टू 0.3 साइन 1000 t माइनस 60 डिग्री। कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। इस परिपथ में औसत शक्ति क्षय की गणना कीजिए। तो चलिए आसान सवाल है। अल्टरनेटिंग करंट में L और C के अधिक जुड़ जाने के कारण वो सामान्य DC सर्किट जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो DC सर्किट जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक वैल्यू चलती है जिसे हम कहते हैं पावर फैक्टर वैल्यू। पावर डिसिपेशन इन AC सर्किट्स इक्वल टू V0 I0/2 इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर। ठीक, पावर फैक्टर ये है। और कल आप लोगों ने पढ़ा भी था एक क्विज में, cos फाई इक्वल टू R/Z, और 1 होने के क्या हैं वो पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे कि कब ये 1 होगा वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसको कंपेयर कराते हैं तो यहाँ से V0 की वैल्यू 30 मिलती है, I0 की वैल्यू 0.3 मिलती है, ओमेगा टी माइनस फाई की वैल्यू 60 मिलती है। सब लगाते हैं तो हम पाते हैं V0 की वैल्यू 30 है, 0.3/2 इंटू कॉस 60 दैट विल बी 1/2 और 9/4 2.25 वाट। एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है जिसमें कहा गया है कि LC सर्किट्स को एक बार रिपीट कर दीजिएगा। LCR सर्किट को देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में LCR सर्किट होता है जब इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में लगे हों। वो आपके सिलेबस में है।
एल सी आर। मान लीजिए यहाँ पे कोई AC सप्लाई जा रही है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस पर वोल्टेज VL गया है, इस पर VC गया है, इस पर VR गया है। मैंने आप सबको बताया था कि इसको हम DC करंट की तरह ऐड नहीं कर सकते कि टोटल वोल्टेज बराबर इतना प्लस इतना प्लस इतना, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, आप सब जानते हैं। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि इनका करंट के साथ में डिफरेंट रिलेशन होता है। जैसे ये करंट इधर है तो हमने कहा था कि जिधर करंट होता है उधर VR होता है, तो उधर VR हो जाएगा। और जो VL होता है वो करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड होता है, वो इधर हो जाएगा। और VC 90 डिग्री रिवर्स होता है करंट से, वो इधर हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर इस तरह का फिगर दिख रहा है और इनमें से हमें रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम आइडियोलॉजी में ये मान लें कि VC छोटा है VL बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा VL माइनस VC, और इधर आ जाएगा VR। तो जो सर्किट की वैल्यू होगी वो यहाँ से जाएगी V। ठीक, तो रिजल्टेंट वोल्टेज अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, एंड ये होगा हमारा IXL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। तो V इक्वल टू I बाहर आएगा अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V अपॉन I ऐसे नीचे आ जाएगा और ये बनेगा V अपॉन I को हम Z कहते हैं, और ये क्या है, ये है परिपथ की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। राइट, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट मिनिमम भी होता है। जब मिनिमम होता है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, और मिनिमम होने की दशा ये है कि ये जीरो हो जाए, जैसे हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। XL माइनस XC इक्वल टू जीरो। XL ओमेगा L बराबर XC 1/ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अगर आप इसको 2πf कर दें तो बराबर 1/√LC एंड F इक्वल टू 1/2π√LC हो जाएगा। यह है हमारा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसी में अगर आपको किसी एक सर्किट को अपसेंड करना हो तो आप यहीं से अपसेंड कर। मान लीजिए आपके पास केवल LR सर्किट है, तो इसको जीरो कर दीजिए, है ना। कलांतर निकालना है, ये फाई है हमारा, tan फाई इक्वल टू क्या बनेगा, VL माइनस VC बाई VR, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan फाई इसी को लिख सकते हैं आप I XL माइनस XC बाई IR कैंसिल, और tan फाई इक्वल टू आ जाएगा XL माइनस XC बाई R। ओके, तो ये भी हो गया। इस तरह से लगभग आपके द्वारा सुझाव दिए गए जो प्रश्न थे वो ख़त्म हुए। एक दो राय मशवरे मेरी तरफ से और एक दो आपके हम और लेते हैं। एक तो राय हमारे पास ये आई है, मुझे जहाँ तक उसके पूरे निष्कर्ष में ये लग रहा है कि सवालों को न करा के हर सैटरडे हर शनिवार एक टॉपिक का रिवीजन कराया जाए, और हम लोग पूरे 6 दिन में उस टॉपिक के क्वेश्चन से सॉल्व करें, फिर आप तक हम पहुँचाएँ। सही सुझाव है आपका। मैं इसके प्रत्युत्तर में सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि अगर आप थोड़ा सा बैक में जाएं तो आप पाएंगे कि 15 दिनों के अंदर अंदर हमने लगभग फ़िज़िक्स को कवर करने की कोशिश करी है। एक तरह से पूरी फ़िज़िक्स को रिन्यू करने का प्रयास किया है। जब हम आपको एक टॉपिक देते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो हम उस टॉपिक को पढ़ा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आप घर में कितने बनाएंगे, कितने नहीं बनाएंगे,
उससे मुझे लगता है कि आपकी स्टडी में की स्ट्रेटजी में बहुत सुधार नहीं होगा। लेकिन इन 5 प्रश्नों को 6 प्रश्नों को अगर हम चलते चलाते घर में 10 मिनट 20 मिनट समय दे दें तो ये 5-6 प्रश्न हमें पूरे चैप्टर को 10-20 मिनट के अंदर रिवाइज करके रख देते हैं। जिस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें 2 घंटे का समय उस चैप्टर को लगता है, इन 6 सवालों को पढ़ने में हम पूरे चैप्टर को रिपीट करके रख देते हैं। दूसरी चीज़, आपके सुझाव को हम शीघ्र ही अप्लाई करेंगे, बस हम एक बार अपनी पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर लें। अब हमारे पास थोड़े से और चैप्टर्स बचे हैं, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इसके बाद हम लोग रिवीजन में ही आ जाएंगे, बाकी कोई काम नहीं होगा। ओके। दूसरी मेरी जो सलाह है वो ये आप सब लोगों से है कि आप सभी लोग दैनिक रूप से 20-20, 25-25 मिनट पढ़ते रहिए, लेकिन ग्रेजुअली पढ़ते रहिए। बहुत अटैकिंग मोड में मत पढ़ना। क्यों ना पढ़ना? अटैकिंग मोड में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी अपेक्षाएं जुड़ जाएंगी। एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, हम मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हमने बड़ा समय नुकसान कर दिया है अपना, और हमने तो स्कूल छोड़ दिया था इसके लिए, हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, हम प्रयागराज चले गए थे, हमने रूम ले लिया था। बहुत सारी बातें इसी के रेस्पॉन्सिबल क्रिएट हो जाती हैं। तो इस प्रिपरेशन को आप बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन के तौर पे मत देखिएगा। आप इसे ग्रेजुअली पढ़िएगा जब तक कुछ फिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन पढ़िएगा। ग्रेजुअली पढ़ने का मतलब इन 6 प्रश्नों से ही आप दिन भर अपने फिजिक्स की डाइट को ख़त्म कर सकते हैं। रसायन विज्ञान के प्रश्नों का भी जो मेरे पास लगातार सुझाव प्रस्ताव है वो मैं शीघ्र ही उसे सॉर्ट आउट करूँगा, और उसके लिए कुछ और एहतियातन नियम होंगे जो मुझे बनाने पड़ेंगे, तो वो मैं आप लोगों को पृथक से सूचित करूँगा कि हमें आगे इसमें क्या करना है। लेकिन मेरा अंततोगत्वा एक निवेदन ये है कि आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई को स्टॉप करने से बढ़िया है मोबाइल उठाइए, पेज उठाइए, कलम उठाइए और कहीं बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। याद मत करिए चैप्टर को, मन में अनुमान लगाइए कि हाँ ये वाली बात पढ़ी थी, लगाने की कोशिश करिए, गलत ही सही आंसर करिए। शाम को क्विज 10 मिनट लेटे लेटे देख लीजिए, आपकी फिजिक्स लगभग रनिंग में बनी रहती है। पीछे मैं अभी जब आऊँगा वर्क पावर एनर्जी में, सर्कुलर मोशन में, फ्रिक्शन में, रोटेशनल मोशन में, तो आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ ये वाली बात तो अभी पीछे पढ़ी थी। तो बहुत धीरे धीरे इसको करते रहिएगा। अगली बात यह है कि हमने टीजीटी का रिवीजन बैच लगभग चालू कर रखा है। यदि कोई ऐसा छात्र है जो भी नया टीजीटी साइंस की तैयारी करना चाहता है तो पर्याप्त मौके हैं, वो अभी ज्वाइन कर सकता है क्लास को और अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकता है। और जिन साथियों को खाली रिवीजन करना है वो भी हमारे बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। दूसरी सूचना एक है भी आप सबको देनी है कि हम बहुत जल्दी नवोदय प्रवक्ता भौतिक विज्ञान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। नवोदय प्रवक्ता भौतिक विज्ञान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप में से कोई नवोदय प्रवक्ता भौतिक विज्ञान की क्लास या आपका कोई साथी लेना चाहता है या हमारे प्लेटफॉर्म पे उससे बातें समझ आ रही हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकता है हमारी कोचिंग के नंबर्स पे। हमने 10+2 का एक बैच चालू कर रखा है, प्योर हिंदी मीडियम। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको हम तक जोड़ें, हम लोग उनके साथ एक तरह का कोलैबोरेशन क्रिएट करके क्लासेस को पढ़ें। हमारी क्लास देखने के लिए, हम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।